दोस्तों नमस्कार। तो हमारा CGLRC का आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 1 और 2 हम डाल चुके हैं और 104 तक शायद हम कवर कर चुके हैं और चैप्टर 8 तक हमारी IMP जो रैपिड रिवीजन चल रहा है CGLRC का थोड़ा रेगुलर नहीं हो पाते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे बैच रहते हैं। उस चक्कर में हम थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन ठीक है, आप इसको 2-3 बार भी अगर देखेंगे तो भी काम आपका बन जाएगा, है ना। तो समझिए अब इस चीज़ को, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय है नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की मेहनत है। बाकी आपका रक्षाबंधन भी है, इसी बीच आपके आने जाने का, जो बाहर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके आने जाने का सफ़र भी रहता है। फिर इसी के बाद रक्षाबंधन के बाद सीधा छत्तीसगढ़ भी आपको निकलना है। तो मतलब आपके पास कम ही समय बचा है सिर्फ रिवीजन के लिए। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करिए। अब आप क्या करिए, जो माइनर एक्ट जो हैं, आप 5 जो है उनको तो डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। डेली मतलब इंडेक्स बेसिस जो आपने तैयार की होंगी, जैसे कि अगर आपने इंडेक्स तैयार करी हैं तो उनको डेली सुबह उठ के रीड करना स्टार्ट कर दो। और मेजर के आप क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा आप मेजर का पोर्शन जो इंडेक्स बेसिस पे उतना ही काम करो, अब ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे उसमें केस लॉ आप कवर करना, जो रिसेंटली केस है वो देख लेना, जो लैंडमार्क है वो देख लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप काम कर लेना। लेकिन बस ये है कि अब इंडेक्स से बाहर आप अंदर ज़्यादा मत जाना, क्योंकि अब आपके पास समय सिर्फ रिवीजन के लिए है। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप और कुछ पढ़ सको। समझ में आ रही बात को, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा CGLRC, और CGLRC का चैप्टर 9। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर 9। और चैप्टर 9 क्या बात करता है, देखिए समझिए इस कहानी को। चैप्टर 9 हमें पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक? 104 से लेके 123 तक। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? 104 से लेके 123 तक दिया गया है। और चैप्टर जो 9 है, ठीक है, चैप्टर 9 का अगर मैं बात करूं कि चैप्टर 9 का आपका नाम क्या है, तो चैप्टर 9 का आपका जो नाम है वो आपका है भू अभिलेख। किसके बारे में बात करता है ये? लैंड रिकॉर्ड के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? लैंड रिकॉर्ड के बारे में आपका चैप्टर 9 बात करता है। चैप्टर 9 में अगर हमें पढ़ूं तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कलेक्टर, क्या लिख देता हूँ? कलेक्टर। तो आपको निकल के आएंगे एक सेक्शन ये वाला और एक सेक्शन आपका 105 निकल के आएगा। कितने? 105 और 104 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको यहां से थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि कलेक्टर क्या बोल रहा है। कलेक्टर हलकों में, ग्राम की तहसीलों में, कहां पे? हलकों में। हलकों में जो ग्राम में तहसील रहती है, ग्राम की तहसील, ठीक है, पटवारी हल्का बनाते हैं ना, तो वो कलेक्टर बना देता है हलकों में, ग्राम की तहसील में। क्या कर सकता है? हलकों में विन्यस्त, विन्यस्त करेगा, ठीक है, सृजन करेगा हलकों का, विन्यस्त करेगा हलकों का, विन्यस्त करेगा, और सीमा परिवर्तन करेगा, सीमा परिवर्तन। और क्या लिखा है आपका? समाप्त, समाप्त, परिवर्तन, सृजन और विन्यस्त, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये कलेक्टर करता है, हलकों को विन्यस्त करता है, सृजन करता है, सीमा परिवर्तन करता है और समाप्त भी कर सकता है। और नियुक्ति किसकी होती है? यहाँ पे आप लिख लो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसकी होती है? पटवारी की। 104 में आपकी अपॉइंटमेंट किसकी है भैया? पटवारी की है, ठीक है। और इसका जो एक्ट निर्धारण कौन करता है? कलेक्टर ही करता है। क्या करता है कि भैया ये क्या करे, ये भू अभिलेख का जो भी भू अभिलेख है, कार्य में अगर मैं बोलूं कि जो भी आपका भू अभिलेख है, लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड, इसके बारे में जितने भी सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 107 भी पढ़ेंगे, 108 भी पढ़ेंगे जो कि भू अभिलेख के बारे में बात करता है। इसमें जो आपका 114A जो कि पुस्तक के बारे में बात करता है, उसके बाद 233 आपका जो भी है, ठीक है, और उसके बाद आपका 234 निस्तार पत्रक के बारे में बात करता है, 233 आपका दखल रहित भूमि के बारे में बात करता है ना। तो ये वाली, और 242 आपका जो है जो बाजीगुल अर्ज वाली भूमि के बारे में बात करता है। तो इनका क्या करना है? इसको रखने की या निर्धारण करने की सुविधा है, या तो वो रख सकता है रखने की, या उसका शुद्धिकरण करने की सुविधा, शुद्धिकरण कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर कलेक्टर कार्य बांट दे तो, ठीक है। ये वाली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है कि नहीं है ठीक है। अब RI, अब आपका यहाँ तो आपका पटवारी हो गया 104 में। अब 105 की कहानी देख लेते हैं, आइए 105। और अगर मैं इसी में 105 भी इंक्लूड कर देता हूं, जैसे कि आपका बोला है कि भैया 105 में तहसील के पटवारी के बारे में बात हो रही है। इसमें क्या हो रही? तहसील के पटवारी मतलब आपके RI साहब के बारे में बात हो रही है। कहाँ पे हो गई? आपके
आरआई साहब की अगर बात हो रही है, आरआई साहब के बारे में बात, ठीक है, तो ये आपके कहाँ हो रही है 105 में। और इनकी अगर अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो इसको अपॉइंट कहाँ किया जा रहा है, 106 में अपॉइंट किया जा रहा है, इनको आरआई साहब को आपके, ठीक है। तो ये वाली चीज, और ये कौन करता है, आपका कलेक्टर ही करता है, इसलिए मैंने बोला था कि कलेक्टर ऊपर लिख लो और आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। कैसे बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बना दिया। अगर इसको ऐसे नहीं बनाना है तो इसी के आगे आप क्या कर लो, इसी के आगे आप इसकी नियुक्ति कर लो, किसकी नियुक्ति कर लो, आरआई की नियुक्ति कर लो। और आरआई की नियुक्ति के बाजू में डाल लो 106, वो भी कौन करता है, कलेक्टर करता है आरआई की नियुक्ति, ठीक है। और 105 में आप भी यही चीजें यहाँ पे डाल लो 105 में। सिर्फ अंतर क्या है, 104 में ये था, 105 में आपका तहसील का पटवारी कहलाएगा। किसका पटवारी, तहसील का पटवारी, है ना। तो उसको भी क्या करते हैं, ये कलेक्टर का जो काम है, विन्यस्त कर सकता है, सृजन कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ये वाली चीज भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है यहाँ पे भी, है ना। तो इनकी भी सीमा में समाप्त कर सकता है, और ये कौन करेगा, कलेक्टर कर देगा। तो इस तरीके से आप याद रखना, 104, 105, 106, 104 आपका पटवारी, 106 आपका आरआई, और 105 में उसका वर्क, मतलब जो भी सीमा परिवर्तन वगैरह है कि निरीक्षक की हल्के की विरचना, मतलब ये क्या कहलाई है, ये है हल्के की विरचना। कौन करेगा भैया, कलेक्टर साहब, हल्के की विरचना। ये कौन से, 104 में अगर जाओगे तो 104 में आपके पटवारी हल्के की विरचना है, और 105 में आओगे तो आपके आरआई हल्के की विरचना है, ठीक है। ये वाली आपको चीजें ध्यान देनी है, क्लियर है। मतलब आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहां से आपका निकल गया। चलिए अब आते हैं 107 पे, क्योंकि 107 भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोलता है भैया नक्शे के बारे में। किसके नक्शे के बारे में, भूमि के नक्शे के बारे में। अगर किसी भूमि का नक्शा है तो आपको क्या क्लियर, जनरल चीज अगर देखो आप, अगर सेक्शन पे भी ना जाओ तो आपको जनरल चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। कैसे समझ में आ रही, कि अगर भूमि का नक्शा बना रहा है तो 107 में आपको क्या है, भूमि का नक्शा है। किसका, भूमि का नक्शा है, भूमि का नक्शा, ठीक है। अब ये बनाने जा रहे हो आप, तो आपको भैया सर्वेक्षण संख्यांक, सर्वेक्षण संख्यांक, ठीक है, आपका सर्वेक्षण संख्यांक, भूखंड संख्यांक, भूखंड संख्यांक, ठीक है। तीसरा आपका जो बनेगा वो बंजर भूमि, बंजर भूमि है, उसके बारे में आपको दर्शाना पड़ेगा कारण, ठीक है, दर्शाना पड़ेगा नक्शे में। और जो तैयार किए जाते हैं, अगर बोला जाए कि भूमि का नक्शा तैयार, तो 107 के 5 में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और तैयार कौन करता है, यही आपका प्री निकल गया, डीएसओ और कलेक्टर, या भैया कलेक्टर साहब, डीएसओ जिला सर्वेक्षण अधिकारी या कलेक्टर साहब, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और आपको ये चीजें दर्शित करनी है, क्या दर्शित करनी है, भूखंड संख्यांक दर्शित करना है, और ये चीजें आपको सर्वेक्षण संख्यांक दर्शित करनी है, बंजर भूमि दर्शित करनी है। 107 में आपका भूमि का नक्शा आपके बारे में क्या करता है भैया, ये साहब बात करता है साहब। क्लियर साहब, कोई चीज दिक्कत में, परेशानी में, कोई आपका सीधा यहां से प्री निकल जाएगा। ओके क्लियर। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 108, जो कि बहुत आईएमपी है और चैप्टर के नाम के हिसाब से चलता है 108, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भैया, भू अभिलेख के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, भू अभिलेख। तो आपका एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अधिकार अभिलेख कहाँ है, तो 108 में आपका क्या है, अधिकार अभिलेख है। क्या है आपका 108 में, अधिकार अभिलेख। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। 114 में आपका क्या है, भू अभिलेख है। 114 में आपका क्या है भैया, भू अभिलेख है। लेकिन 108 में आपका क्या है, अधिकार अभिलेख है। क्या है आपका, अधिकार अभिलेख है। जनरल तौर पे अगर मैं बात करूं तो भैया भू अभिलेख में अगर कोई शुद्धि होती है, किसमें, भू अभिलेख में अगर कोई गलत या शुद्धि होगी तो 114 की शुद्धि 115 में होगी। लेकिन अधिकार अभिलेख की अगर कोई गलती है, उसकी शुद्धि होगी तो वो 113 में होगी। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आप क्या करना, थोड़ा सा याद कर लेना, कौन करता है, कैसे करता है, अभी ये वाली चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखो अधिकार अभिलेख, सबसे पहले मैं ये उठाता हूँ, कौन उठाता हूँ, 108 उठा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 107 भी पढ़ लिया, 108 पे आ जाइए। अधिकार अभिलेख के बारे में 108 बात करता है, किसके बारे में, अधिकार अभिलेख के बारे में। अधिकार अभिलेख 108, 108, क्या बात है, 108 आ जाइए। देखो 108 अगर आपका मैं बताऊं
क्या है 108 आपका अधिकार अभिलेख। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से आप बना लो तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको इस तरीके से आपने बनाया, सबसे पहले इसमें देखो भूमि धारक कौन होते हैं, इसमें भूमि धारक जो अधिकार अभिलेख तैयार होता है, भूमि धारक कौन कौन बताए गए हैं इसमें देखिए। एक तो आपका भूमि स्वामी है, कौन है आपका भूमि स्वामी है। दूसरा आपका कौन है, सरकारी पट्टेदार है। दूसरा आपका कौन है, सरकारी पट्टेदार है। मौर्य कृषक था जो कि हट गया है कॉन्सेप्ट ही, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, धारण करने वाला धारक, ठीक है, जो धारित है, क्या धारित करते हैं ये, सर्वेक्षण और भूखंड संख्यांक, सर्वेक्षण संख्यांक और भूखंड संख्यांक। क्लियर, चलिए, तो ये धारित है। ठीक है, उसके बाद भूमि कैसी दी गई है इसमें अधिकार अभिलेख में, जो भूमि होती है वो भूमि दो तरीके की होती है, एक तो होती है असिंचित और एक होती है सिंचित। असिंचित और सिंचित भूमि होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज है वो बोला गया है कि भूमि धारक, हितबद्ध पक्षकार या सीमा संलग्न भूमि या आवंटित, है ना, जो भी शर्तें या आवंटित हैं वो देय, भू राजस्व या लगान। अब देय क्या है इस पे, भू राजस्व या लगान भैया। अब इसकी जब आप लैंग्वेज पढ़ने जाओगे 108 की, तो 108 में सीधा सीधा अगर पूछा जाएगा कि अधिकार अभिलेख से आप क्या समझते हो, तो अधिकार अभिलेख में अगर मैं देखो इसकी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ तो आपको ये पूरे वर्ड दिख जाएंगे। देखो क्या लिखा है, प्रत्येक ग्राम या नगरीय क्षेत्र में अधिकार अभिलेख तैयार किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। अभिलेख में विशिष्टियां हैं, ये क्या है भैया, विशिष्टियां दी गई हैं अधिकार अभिलेख में। ये कहाँ बनाए जाते हैं, आपके गांव में और शहर में, ग्राम और शहर, नगरीय क्षेत्र भी लिखा है ना तो शहर भी हो। ठीक है, ये आपकी पूरी विशिष्टियां हैं कि अधिकार अभिलेख में क्या क्या होना चाहिए। भूमि स्वामी, सरकारी पट्टेदार, धारित, सर्वेक्षण, भूखंड संख्या का मेंशन होना चाहिए, भूमि जो सिंचित है असिंचित वो भी होनी चाहिए, और देय जो भू राजस्व या लगान है वो वाली चीज भी होनी चाहिए, और अगर कोई हितबद्ध पक्षकार है उसका भी नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये वाली आपकी क्या है, विशिष्टियां दी गई हैं। और अन्य किसी भी विशिष्टियां जैसे कि विशिष्ट विहित किए जाएं, ठीक है, अपने अपने प्रकार के हित, शर्त, संलग्न और दायित्व। एक और बना लो, अपने अपने प्रकार के हित, अपने प्रकार के हित, संलग्न और दायित्व। ये याद करने के तरीके हैं, समझाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है ना, समझाने के लिए, क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि अधिकार अभिलेख गांव और शहर में होता है, ठीक है, और अधिकार अभिलेख में जो ये विशिष्टियां होनी चाहिए, तो भूमि, सरकारी पट्टेदार, सर्वेक्षण संख्या, भूखंड संख्या, असिंचित, सिंचित, देय, भू राजस्व, लगान, और अपने अपने प्रकार के हित, संलग्न और जो भी दायित्व शर्तें हैं वो वाली इसमें मेंशन होनी चाहिए। तो ये आपका अधिकार अभिलेख है। क्वेश्चन एक ही आता है कि भैया अधिकार अभिलेख की गलती कौन सुधारता है, और अधिकार अभिलेख में जो गलती है, शुद्धिकरण है, वो कौन करेगा भैया, 113 देख लीजिए जरा, गलती का शुद्धिकरण कौन करता है, एसडीओ करता है। कौन करता है भैया, एसडीओ करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब अधिकार अभिलेख के साथ हमें कौन सा सेक्शन पढ़ना था, हमने बोला था क्लियर, आप यहाँ पे लिख लो इसी के साथ, भू अभिलेख। कौन सा, भू अभिलेख। कौन सा देखना है हमें, भू अभिलेख। कहाँ दिया गया था, 114 में दिया है। कहाँ पे दिया है, 114 में दिया है। और अगर वहां पे कोई शुद्धि होती है तो यहीं पे लिख लो, वहां की शुद्धि 115 की शुद्धि भी कौन करेगा, ये एसडीओ करेगा। यहाँ पे किसकी थी, अधिकार अभिलेख की थी। यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे भू अभिलेख की है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो अधिकार अभिलेख की है, और यहाँ पे किसकी है, भू अभिलेख की है। तो यहाँ पे एसडीओ, यहाँ पे एसडीओ, एसडीओ, एसडीओ। क्लियर बात है, 113 और 115। क्लियर, चलिए अब हमें क्या करना है, हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। क्या लेना है, देखिए आप समझिए इस कहानी को। 114 आ जाइए जरा, 114 और देख ही लेते हैं।
क्योंकि आपको 114 भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 114 क्या लिखा है, 114 में देखो क्या क्या मेंशन है। नाम और नगरीय क्षेत्र में भू अधिकार बनाए जाएंगे। तो आपके जो भू अभिलेख में है, भू अभिलेख तैयार किए जाएंगे। इसमें क्या क्या होगा, देखो नक्शा होगा, आबादी का नक्शा, ग्राम का नक्शा, 107 में आप पढ़ के आए हैं। 108 में अधिकार अभिलेख भी इसी में होगा। 100 नजूल की भूमि होगी जो खाली स्थान होता है। जो 114A में किसान किताब होगी। 133 में दखल रहित भूमि होगी। 134 में निस्तार पत्रक होगा। 142 में बाजीगर अर्ज होगा। सीमा चिन्ह व्यवस्थित की गई भूमि के ब्यौरे, अतिक्रमण पंजीकृत होगा। जो भी चीजें आपकी जो चीजें हैं, मतलब आपके अधिकार अभिलेख में 107, 108, आपका 233, 242, 237, है ना, जो भी आपको ठीक लगे। तो आपका क्या है, ये इसमें सब मेंशन होगा। सर्वेक्षण संख्यांक होगा, जो व्यवस्थित की गई भूमि उसके ब्यौरे होंगे, हैं, पंजीकृत होगी अगर कोई भूमि उसके ब्यौरे होंगे। तो ये वाली चीजें किस में आएगी, आपकी भू अभिलेख में आएगी। किसान किताब भी होगी उसमें, 114A किसान किताब नाम दिया है इसको, ठीक है। तो किसान किताब भी होगी 114A। तो ये वाली चीजें आपको क्या होगी, यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 109 पे। और 109 आपका क्या बोलता है, अधिकार अर्जन की रिपोर्ट। अधिकार अर्जन की रिपोर्ट कहाँ दी है आपकी अधिकार अर्जन की रिपोर्ट, ये आपकी व्यवर्धित कार्रवाई नामांतरण प्रोसीडिंग होती है, नामांतरण, है ना। तो आपका अधिकार अर्जन की रिपोर्ट, तो अधिकार अर्जन की रिपोर्ट सीधी बोलो 109, अधिकार अर्जन की रिपोर्ट। अधिकार अर्जन की रिपोर्ट के बारे में बात है। अधिकार अर्जन की रिपोर्ट का यदि पहली चीज, अधिकार अर्जन की रिपोर्ट का उल्लंघन होता है, क्या होता है, उल्लंघन होता है। जो टर्म एंड कंडीशन बताई गई हैं, देखिए रिपोर्ट जिस महीने आपको पेश करनी है, जिस मंथ में आपको पेश करनी है, कितने दिनों में आपको पेश करनी है, जैसा भी उसमें लिखा है, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर उल्लंघन होता है तो 119 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अधिकार अर्जन की रिपोर्ट में अगर जो उल्लंघन होता है तो भैया कितना जुर्माना, 1000 रुपये। ये यहाँ से प्री का आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा, 119 के साथ, ठीक है, 1000 रुपये। और ये लगाता कौन है, ये लगाता है भैया तहसीलदार। कौन लगाएंगे भैया, तहसीलदार, एसडीओ नहीं याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं। अधिकार अर्जन की रिपोर्ट कैसी होती है भैया, या तो आप लिखित में दे दो या आप मौखिक दे दो। लिखित और मौखिक कितने दिन के भीतर पेश करनी रहती है, 6 महीने के भीतर। कितने दिन के भीतर आपको पेश करनी है, 6 महीने के भीतर भीतर पेश करनी है, ठीक है। देना किसको है भैया, देगा किसको, अर्जन करने वाले व्यक्ति द्वारा या निम्नलिखित किसी व्यक्ति द्वारा जो संरक्षक है या भार साधक है, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा आपको क्या करना है, पेश करना है। तो ये अधिकार अर्जन की रिपोर्ट है भैया। देखो इसकी अगर आप लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो आपको लैंग्वेज में आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि भैया ऐसा व्यक्ति जो ऐसा अधिकार अर्जित करता है रिपोर्ट पर ऐसे अर्जन के 6 माह के भीतर पटवारी को लिखित या मौखिक सूचना करेगा और पटवारी ऐसी लिखित मौखिक सूचना की रिपोर्ट पर व्यतीत व्यक्ति के प्रारूप में तत्काल देगा, ठीक है। किसको देना है भैया, परंतु जब अधिकार अर्जन करने वाला व्यक्ति अवयस्क हो, निरंकित हो, संरक्षण भार साधक अधिकारी हो तो पटवारी को ऐसी रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करना, तो उसकी संपत्ति का जो भार साधक है तो पटवारी को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। इसका मतलब आप रिपोर्ट कैसे दोगे, लिखित दोगे, मौखिक दोगे, 6 महीने के भीतर दोगे, ठीक है। कौन दे सकता है, यदि अवयस्क की कंडीशन है, यदि अवयस्क कोई व्यक्ति है, निरहरकित कोई व्यक्ति है, तो उसका जो गार्जियन होगा, उसका जो क्या होगा, गार्जियन होगा, वो किसको देगा, पटवारी साहब को रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट देना है। और रिपोर्ट पटवारी तुरंत किसको देगा भैया, तहसीलदार को देगा। किसको देता है, फिर तहसीलदार को देता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। अब अर्जित है, नहीं है, सुखाचार है, बंधन का मोचन है, पर्यावरण पर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। मतलब इसमें जो एक लैंग्वेज लिखी है एक्सप्लेनेशन में, क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत कोई सुखाचार या संपत्ति नियंत्रण अधिनियम की धारा 100 में वृद्धिनिष्ठ कोई प्रकार का ऐसा भार जो बंधक की कोटि में नहीं आता, नहीं आएगा। मतलब अर्जित अधिकार की श्रेणी में नहीं आएगा। अर्जित अधिकार दो तरीके, एक तो नहीं आएगा और एक तो आएगा। अधिकार अर्जित है और नहीं है, तो नहीं है किस में बोल रहा है, वो सुखाचार वाले में बोल रहा है। किस में बोल रहा है, वो सुखाचार वाले में बोल रहा है। और है वो किस वाले में बोल रहा है, बंधक वाले में बोल रहा है।
किस वाले में बोल रहा है? बंधक वाले में। बंधक वाले में क्या बोल रहा है कि जिससे बंधक का जब मोचन हो गया है, उन्मोचन हो गया, पर्यवसन हो गया उस दिन के बाद, और शुकाचार वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी अधिनियम 1882 में, ठीक है, तो जो भी उसमें लिखा है कि बंधक करने वाले करों का ऋण इसमें नहीं आता है, तो वो अधिकार अर्जन रिपोर्ट में नहीं आता है। ये वाली बात आपका बोल रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, पूरा पूरा नहीं समझा रहा हूँ आपको, जितना आपको प्री में आने वाला है उतना ही आपने, ये अधिकार अर्जन की रिपोर्ट पेश होती है लिखित में, मौखिक में, कितने महीने के भीतर? 6 महीने के भीतर। अगर कोई व्यक्ति निरंकित व्यक्ति है तो उसका जो गार्जियन है, संरक्षक है, ठीक है, वो किसको देगा? तो रिपोर्ट पटवारी को तुरंत इसकी सूचना दे देगा। ये वाली चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पे याद रखनी है। और अगर इसका उल्लंघन है तो 119 में क्या है? इसकी पनिशमेंट है, और वो कौन लगाएगा? तहसीलदार लगाएगा। कितना लगाएगा? 1000 रुपये लगाएगा। ये वाली चीज वहां से आप याद रखना। अब नामांतरण की अगर कार्रवाई पूछी जाए कि प्रोसीजर कहाँ है, तो नामांतरण की प्रोसीजर आपकी क्या है? 110 में है। किसकी? नामांतरण की प्रक्रिया, प्रक्रिया या कार्यवाही। देखो अब क्या लिखा है, नामांतरण की प्रक्रिया या कार्यवाही। देखो क्या है, कौन है भैया? तहसीलदार मेन चीज है। वो क्या कर रहा है? पटवारी द्वारा अर्जन, रिपोर्ट अर्जन करता है। तहसीलदार का कार्य क्या है? रिपोर्ट का प्रकाशन करना, हितवत व्यक्ति को सूचना देना, वो लिखित में या भू अभिलेखों में, आवश्यक प्रविष्टि या हितवत पक्षकार की सुनवाई के उपरांत, सुनवाई होगी पहले, ठीक है, और जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, ये वाली चीज आपको देखनी है। देखो सबसे पहले इसमें जो तहसीलदार वर्ड आप सबसे ऊपर लिख लो, क्योंकि प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तहसीलदार के हो रहा है। कार्रवाई कौन करता है? तहसीलदार साहब करते हैं। कैसी कार्रवाई चलती है? पहली चीज आपकी ये है, पटवारी द्वारा रिपोर्ट किसको दी जाती है? तहसीलदार को। अर्जन की जो रिपोर्ट जो उनने दी है, वो रिपोर्ट किसको देना है? तहसीलदार को। किसको देना है भैया? तहसीलदार को। अब पहले जो इसमें टाइम लिखा था वो टाइम था 30 दिन, लेकिन अब जब इसमें अमेंड हो गया तो ये बोल रहा है जैसा कि राज्य सरकार विहित करे उतने समय के भीतर। कितने समय के भीतर देना है अधिकार अर्जन की रिपोर्ट? तो जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट विहित करे उतने समय के भीतर आपको अधिकार अर्जन की रिपोर्ट किसको देनी है? तहसीलदार को देनी है। किसको देनी है? पटवारी को देनी है। अब इसमें तहसीलदार का क्या काम होगा? जब अधिकार अर्जन की रिपोर्ट मिल जाएगी तो तहसीलदार का कार्य क्या होगा भैया? तहसीलदार के कुछ काम होते हैं। कैसे काम होंगे? पहली चीज तो रिपोर्ट का प्रकाशन करना, जो उसमें आपकी बैरेक्ट देखोगे आप तो रिपोर्ट का प्रकाशन, रिपोर्ट का क्या है? प्रकाशन। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, हितबद्ध व्यक्ति को सूचना, हितबद्ध व्यक्ति को सूचना, हितबद्ध व्यक्ति को सूचना कैसी होगी? और वो भी लिखित फॉर्म में। कैसी होगी वो? या वो लिखित में होगी। सूचना भी लिखित होनी चाहिए। और जो आपका तीसरा वाला बोला है कि भैया अगर आपको भू अभिलेख में, अगर कोई भू अभिलेख में है और आवश्यक प्रविष्टि है, तो भू अभिलेख में अगर कोई आवश्यक प्रविष्टि है, भू अभिलेख, आवश्यक अगर कोई प्रविष्टि है, आवश्यक प्रविष्टि, तो आप क्या करोगे? पहले हेयर एंड आफ्टर, मतलब सुनवाई का उपरांत पक्षकारों को क्या दोगे? सुनवाई। सुनवाई के उपरांत आप क्या करोगे? नामांतरण कार्रवाई करोगे। तो ये वाली चीज आपकी यहाँ से समझने आए। और यहाँ पे एक चीज और जोड़ा गया, ई नामांतरण जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया है? ई नामांतरण। मतलब आपका ई नामांतरण वाली प्रोसीजर जो ऑनलाइन होती है आजकल, वो वाली चीज भी यहाँ पे जोड़ दी गई है। ई नामांतरण मतलब पटवारी विहित समय के भीतर क्या करेगा? अभिलिखित में शुद्धि करेगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको कौन करेगा? शुद्ध पटवारी करता है, अभिलेख में शुद्धि, ठीक है। और लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट किसको देना है? अगर कोई पेंडिंग लंबित मामले चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? अगर कोई लंबित है, लंबित मामले के बारे में जानकारी, तो किसको देना है भैया? कलेक्टर को देनी है। किसको देनी है? कलेक्टर साहब को देनी है लंबित मामले के बारे में जानकारी। किसको देनी है? कलेक्टर को देनी है। किसको देनी है भैया? कलेक्टर को। ई नामांतरण वाली ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या समझे आप 110 और 109 में? 109 में अधिकार अर्जन की रिपोर्ट लिखित में, मौखिक में 6 महीने के भीतर किसको देनी है भैया? आपको पटवारी साहब को आपको पेश करनी है। और पटवारी तुरंत किसको देगा? 110 में तहसीलदार को देगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि बेहतर। पहली चीज यहाँ से आपकी क्लियर हो गई है।
ठीक है। अधिकार अर्जन वाला अगर जो अर्जन करने वाला व्यक्ति अगर अवयस्क है और अगर कोई निर्हकित व्यक्ति है तो संरक्षक आएगा, उसका जो गार्जियन है वो रिपोर्ट पेश करेगा, किसको, पटवारी को पेश करेगा। ये वाली चीज आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, उसमें दो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें ज्यादा, लेकिन आपको दो याद रखने, एक सुखाचार वाला याद रख लेना और एक आपका ये वाला याद रख लेना, बंधक वाला, है ना। एक में बंधक वाले में हाँ याद रखना और सुखाचार वाले में ना याद रखना, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 110 वाले में आपको क्या रखना है, कार्रवाई कौन करता है, तहसीलदार करता है, पटवारी अर्जन की रिपोर्ट पेश करेगा और वो भैया लिखित में आपको सूचना देगा। ठीक है, और हितवत पक्षकारों को सुनवाई भी करेगा, लेकिन अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि संबंधी और प्रश्न है उसके बारे में सुनवाई करेगा। अगर कोई लंबित मामला है तो तहसीलदार सीधा किसको भेज देगा, कलेक्टर को इसकी सूचना देगा। और इन आमंत्रण वाला भी आप लोग प्रोविजन थोड़ा सा पढ़ लेना, पटवारी उसमें क्या करता है, शुद्धि कर सकता है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है। चलिए अब 111 111 सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बारे में बात करता है। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन के बारे में क्या करती है, ये बात करती है। एक तो पहली चीज, सिविल न्यायालय की अगर अधिकारिता का जनरल क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भैया सिविल न्यायालय की अधिकारिता कहाँ है, तो आप तो डायरेक्ट बता देना 111 111। क्या बताना है आपको, 111। अपवाद स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई पक्षकार हो तो नहीं, अगर स्टेट गवर्नमेंट ही पक्षकार है तो सिविल सूट चलाने का कोई बात ही नहीं होती है। ये आपका क्या है, अपवाद है, इसका क्या है, अपवाद है एक। दूसरी चीज 257 देखिए, 257 उसमें बताया सिविल न्याय कार्रवाइयों का अपवर्जन बताया है। क्या बताया है यहाँ पे, वर्जित करी गई है। क्या करी गई है, वर्जित करी गई है। तो ये वाली चीज थोड़ी सी वहां पे ध्यान देने योग्य वाली बात है और आप लोग ध्यान वहां से देखना। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे बस इतना याद रखना है 111 में और 157 के साथ यहाँ पे आप थोड़ा सा लिंक करके आप पढ़ लेना। ठीक है, सेक्शन 112 देखिए जरा, सेक्शन 112 क्या बात करता है, ये बात करता है अंतरण के संबंध में रजिस्ट्रीकृत अधिकारी की प्रज्ञापना। अंतरण के संबंध में जो रजिस्ट्रीकृत अधिकारी है उसकी प्रज्ञापना के बारे में ये क्या करता है, बात करता है। देखो क्या बात कर रहा है, समझते हैं। अंतरण के संबंध में रजिस्ट्रीकृत अधिकारी की प्रज्ञापना कहाँ है, तो आपके 112 सेक्शन का नाम बहुत अच्छा है। अंतरण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की प्रज्ञापना कहाँ है, आइए समझते हैं इसको। क्या लिखा है, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की प्रज्ञापना कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कृषि प्रयोजन की भूमि रजिस्ट्री सूचना जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है भैया, सूचना जानकारी देता है तहसीलदार। 1 माह के भीतर उल्लंघन होने पर 5,000 रुपये शास्ति है। कितने हजार रुपये शास्ति है, 110 में जो अधिकार अर्जन की कार्रवाई है, अगर उसमें जो प्रोसीडिंग बोली है और अगर उसका कोई उल्लंघन कर देते हो तो कितनी है फाइन भैया, वो 119। 119 में आपको कितना बोला गया है, 5,000 बोला गया है। कितना बोला है, 5,000। 109 के संबंध में जो उल्लंघन कर रहे हो आप, पूरा इसके बकाया के तौर पे वसूल किया जाएगा 1,000 रुपये। तो वो आपको वहां से थोड़ा बहुत, यहाँ से भी और थोड़ा बहुत वहां से भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। देखिए 119 एक बार, एक में लिखा है 1,000 रुपये और दूसरे में क्या लिखा है, लिखा है ना 5,000 रुपये लिखा है। तो ये चीज याद रखना है, 110 का अगर संबंध है तो 5,000 रुपये, अगर 109 का संबंध है तो आपका 1,000 रुपये तहसीलदार आपको फाइन लगाएगा, जो कि भू राजस्व के तौर पे वसूल किया जाएगा। तो ये वाली चीज आपको यहाँ से थोड़ी बहुत ध्यान देनी है। देखो ये बोल रहा है रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, कौन, रजिस्ट्रीकृत अधिकारी कृषि प्रयोजन के लिए, किसके लिए भैया, कृषि प्रयोजन के लिए। ठीक है, कृषि प्रयोजन के लिए जो भूमि है उसकी रजिस्ट्रीकरण की सूचना, उसकी रजिस्ट्री की सूचना, उसकी रजिस्ट्री की क्या करना है, सूचना, जानकारी देता है। ठीक है, किसको देगा भैया, वो देना है भैया जानकारी
तहसीलदार को। किसको देगा भैया? तहसीलदार को। कितने माह के भीतर देना है? 1 माह के भीतर देना है। कितने माह के भीतर देना है? 1 माह के भीतर। अगर उसमें कोई उल्लंघन हो जाता है 110 वाले में, 112 वाले में, तो 119 पे आके उसको दे दो 5,000 रुपये शास्ती। और ये शास्ती कौन लगाता है? तहसीलदार। और ये भी भू राजस्व के तौर पे वसूलनीय होगी। देख लीजिए आपका 112। अंतरण के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की प्रज्ञापना। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कृषि विभाजन की भूमि की रजिस्ट्री के संबंध में अगर सूचना देना है, जानकारी देना है, तहसीलदार को देगा। कितने माह के भीतर देगा? तो 1 माह के भीतर देगा। और 1 माह में कितना होता है आपके याद रख लेना, जैसा भी आप याद रख पाओ, है ना, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है तो ट्रिक तो नहीं बन पा रही। ठीक है। और आपको 5,000 रुपये यहाँ पे याद रखना। लेकिन 109 के संबंध में अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपको 1,000 रुपये वहाँ पे याद रखना, वो भी आपका 119 में है। 110 वाला उल्लंघन है तो 5,000 रुपये यहाँ पे याद रखना। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए। क्योंकि 119 में क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या देना था? जानकारी, सूचना देनी थी, जानकारी देनी थी। और जानकारी देने में आप क्या करते हो? उपेक्षा करते हो, उल्लंघन करते हो। तो उपेक्षा करने पे ये वाली चीज है। क्लियर? ठीक है। एक सेक्शन और इसमें 118 और ऐड कर लेना। 118 की हेडिंग देख लो जरा। हक के संबंध में जानकारी देने में अगर आप उल्लंघन करते हो, यहाँ पे देखो, अब मैं इसका बना ही देता हूं तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो देखो, पनिशमेंट और सेक्शन के नाम, ये छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा सा लाभदायक होगा। जैसे कि 118, 109, 112, 110, यहाँ पे उपेक्षा जानकारी की, यहाँ पे उपेक्षा उल्लंघन, यहाँ पे हक था, यहाँ पे अर्जन था, यहाँ पे कार्रवाई का उल्लंघन था, और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रीकरण की सूचना, मतलब जो जानकारी देनी थी आपकी रजिस्ट्री संबंधी, यहाँ पे 1,000 रुपये लिख लो। और यहाँ पे सीधा सीधा 5,000 रुपये लिख लो। और दोनों क्या है? भू राजस्व के तौर पे वसूलने होंगे। किससे वसूलने होंगे? भू राजस्व के तौर पर। यह कहानी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए अब आ जाइए, सीधा सेक्शन उठाते हैं चैप्टर 10। और चैप्टर 10 आपका किसके बारे में बात करता है? सीमा चिन्ह के बारे में बात करता है। सीमा चिन्ह के संनिर्माण के बारे में बात करता है। सीमा और सीमा चिन्ह संनिर्माण। आ जाइए। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आपका 124 से स्टार्ट है और 135 तक जाएगा। कहाँ से जाएगा? 124 से 135। चैप्टर 10 देखिए, सीमा चिन्ह और सीमाएं, सीमा चिन्ह और सर्वेक्षण चिन्ह। सीमाएं चिन्ह और सर्वेक्षण चिन्ह के बारे में आपका चैप्टर 10 बात करता है। देखिए चैप्टर 10 सीमा चिन्ह सर्वेक्षण चिन्ह 124 से 135 तक ये वाली चीज आपको याद रखनी है। देखो, सीमा चिन्ह और सर्वेक्षण चिन्ह के बारे में क्या बात करता है? समस्त ग्राम की सीमाएं नियत किसके स्थान, किसके ऑर्डर पे होगी? स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे होगी। पहली चीज, समस्त ग्राम की चाहे नगरीय क्षेत्र की। सबसे पहले आपको सेक्शन पकड़ना है, सेक्शन 124। और सेक्शन 124 का हेडिंग आपको याद रखना है, संनिर्माण। सीमा चिन्ह, सीमा और सीमा चिन्ह का संनिर्माण, निर्माण के बारे में ये क्या करता है? आपका बात करता है। क्या बात कर रहा है? कि भैया समस्त ग्राम और नगरीय क्षेत्र, अब तो नगरीय क्षेत्र भी जोड़ गया है, नगरीय क्षेत्र की सीमाएं अगर कोई नियत करेगा तो वो कौन करेगा? सीमाएं नियत स्टेट गवर्नमेंट के आदेश से होगी। ठीक है। ये किसके बारे में था? ये सीमा नियत करने के बारे में था। लेकिन सीमा चिन्ह
सीमा चिन्ह का अनुरक्षण करने का दायित्व किसका है? आपको प्रोटेक्ट करना है किसको भैया? भूधारक को। किसको करना है? भूधारक को। उसकी ड्यूटी बता दी इसमें, प्रत्येक भूधारक को उसका अनुरक्षण करना और मरम्मत करना, करने का ये क्या है? दायित्व है इनका कि सीमा चिन्ह का अनुरक्षण करना और क्या करना? मरम्मत करना। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ से थोड़ी सी आपको क्या करना है? क्लियर रखना है। ठीक है, इसमें 2023 में एक चीज जोड़ दी गई है। क्या जोड़ दी गई है भैया इसमें 2023 में? कि सीमा चिन्ह के वृद्धनिष्ठ होंगे और समुद्र से अनुरक्षित किए जाएंगे। ठीक है, ये वाली चीजें इसमें जोड़ दी गई है, तो ये देख लेना। अब बोल रहा है विवाद, अगर इसी में कोई विवाद है। अब विवाद कैसा विवाद? देखो, विवाद की कंडीशन पे अगर मैं बोलूं तो दो सेक्शन आप याद रखना। एक आपका सेक्शन है विवाद की कंडीशन में 125 और एक आपका सेक्शन है 127 का 3। क्लियर? देखना 127 ये सेक्शन आप यहाँ पे थोड़ा सा देखना। तो विवाद की कंडीशन में क्या है? विवाद देखिए, ग्राम और नगरीय क्षेत्र में भूखंड संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक संबंधी विवाद है, चाहे वो ग्राम है चाहे वो नगरीय क्षेत्र है। इसमें भूखंड संख्यांक या सर्वेक्षण संख्यांक संबंधी अगर कोई क्या है? विवाद है, तब क्या होगा? भूखंड संख्यांक और सर्वेक्षण संबंधी कोई क्या है भैया भाई साहब? विवाद है। तो फिर देखिए, आइए समझिए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अगर भूखंड संख्यांक और सर्वेक्षण संख्यांक की विवाद, तो विवाद का निपटारा, बस एक ही चीज याद रखनी है यहाँ पे कि उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? तहसीलदार। कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। कौन करेगा भैया विवाद का निपटारा? तहसीलदार करेगा। और जो सीमा चिन्ह की मरम्मत कौन करवाएगा? वो करवाएगा अगर कोई इस पे डिस्प्यूट है। ठीक है, तो उस पर भैया खर्चा कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। और आपसे फिर क्या किया जाएगा? वसूल किया जाएगा भू राजस्व के तौर पे। क्लियर? यही तो खेल है उसमें। ठीक है, 127 में भी अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट को रिजोल्व कौन करेगा? डिस्प्यूट पे। और जो भी सीमा चिन्ह संबंधी रख रखाव करना है तो उस पर खर्चा तो कर दिया, खर्चा भैया कलेक्टर ने करा, लेकिन लिया किससे जाएगा? आपसे लिया जाएगा। कलेक्टर द्वारा विनिश्चित होगा। किसके द्वारा विनिश्चित होगा? कलेक्टर के द्वारा विनिश्चय होगा। ठीक है, और सीमा चिन्ह तहसीलदार करवाएगा। सीमा चिन्ह मरम्मत कौन करवाएगा? तहसीलदार कराएगा अगर आप नहीं कर रहे हो। लेकिन खर्चा विनिश्चय कौन करेगा? कलेक्टर करेगा खर्चा विनिश्चय। यहाँ पे दो अथॉरिटी हैं तो याद रखना, और यहाँ पे एक, मतलब अगर निपटारा करवाना है तो तहसीलदार कराएगा, और अगर सीमा चिन्ह संबंधी अगर कोई विनिश्चय है, खर्चों का विनिश्चय कराना है कि कितना खर्चा लगा है, तो वो कलेक्टर करेगा। और सीमा चिन्ह का जो डिस्प्यूट है वो कौन रिजोल्व कर, वो कौन डिस्पोज करेगा? वो तहसीलदार ही करेगा। तो ये वाली चीज यहाँ से थोड़ी सी आपकी जानकारी है। तो विवाद के संबंध में 125 और 127 3 क्लियर कि नहीं क्लियर? देखो 125 की हेडिंग यही बोल रहा है ना, ग्राम नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण संख्या भूखंड संख्या के बीच सीमाओं के बारे में विवाद है ना। सीमाओं के बारे में अगर कोई विवाद है तो आपका 125 है, और आपका सीमा चिन्ह वगैरह के बारे में अगर जाते हो तो 127 के 3 वाला आप पढ़ लो कि अगर सीमांकन के बारे में सीमा चिन्ह की मरम्मत समुचित अवस्था में बनाए रखने के विवाद की उठने की दिशा में मामला कलेक्टर द्वारा क्या किया जाएगा? विनिश्चित किया जाएगा, और कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा। तो मतलब ये वाली चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी। क्लियर? चलिए 126 128 130 ये वाली चीजें यहाँ से थोड़ी सी समझना। 131 और आपका 130 ये थोड़ा सा यहाँ पे काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए देखो आप 126 किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? 126 के बारे में बात कर रहा हूं। नस चढ़ गई है हाथ की। 126 सदोष कब्जा धारी द्वारा बेदखल। क्या लिखा है? सदोष कब्जा धारी अगर कोई है, रॉन्गफुल पोजीशन कर रहा है, तो उसकी बेदखली के बारे में आपका कौन बात कर रहा है? 126 बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली। 126 सदोष
कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली, भैया बेदखली, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की क्या हो रही है? बेदखली। बेदखली होगी किसके द्वारा? तो एक ही चीज बोला है, क्या किसके द्वारा? तहसीलदार के द्वारा। किसके द्वारा बेदखली हो रही है? तहसीलदार के द्वारा बेदखल किया जाएगा। और अगर सिविल वाद दायर करना है तो कितने साल के भीतर? क्लियर? 1 वर्ष के भीतर। इसका प्रोवाइजो देखो क्या लिखा है, तहसीलदार आरओ को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। और तहसीलदार और आरओ को, कोई भी तहसीलदार को या रेवेन्यू ऑफिसर को क्या नहीं बनाया जाएगा? पार्टी नहीं बनाया जाएगा। इसका ये प्रोवाइजो बात करता है कि ना तो तहसीलदार पार्टी बनेगा, ना ही आपका रेवेन्यू ऑफिसर क्या बनेगा? पार्टी बनेगा। क्लियर? वन 127 पढ़ी चुके हैं कि भैया सीमा चिन्ह और सीमा चिन्ह की पंक्तियों का अनुरक्षण करने का दायित्व किसका होता है? धारक का होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर तहसीलदार आपसे जो खर्चा होगा वो वसूलेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ से। ठीक है, और अगर सिविल सूट दायर करोगे आप बेदखली की तारीख से, ये वाली चीज भी यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपको बेदखल कर दिया तो आप सूट लगा सकते हो 1 साल के भीतर भीतर। लेकिन पार्टी कौन नहीं हो सकता? तहसीलदार और रेवेन्यू ऑफिसर पार्टी नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम 128 से करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे सेक्शन हमारे क्या हो जाएं, कवर हो जाए। ओके, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।